हेलो प्यारे साथियों, बिबलियस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार यूपीटीटी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। तो बिल्कुल भी आपको देरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूपीटीटी का पेपर लगभग 5 सालों बाद, 5 से 6 सालों बाद होने जा रहा है। 2021 में लास्ट टाइम हुआ था और 2026 में होने जा रहा है। तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। हम आपको बता दें, आज इस क्लास में हम आपको यूपीटीटी पेपर जो आपका 2013 में हुआ था, उसके हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी यूपीटेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिए और देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कैसे आपको टेस्ट देना है? हमारे साथ प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ने हैं, लेकिन हमसे पहले आपको ऑप्शंस मतलब आंसर सोच लेने हैं, कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न यूपीटीटी 2013 पेपर का ये रहा और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं इस क्लास से। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। पहला ऑप्शन है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या आबनूस का कुंदा। यानी कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? क्या आपको पता है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? हाँ सर, बिल्कुल पता है। सोच लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप। यानी आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जो दांत काटी रोटी होता है, इसका मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया। तो चलिए, पहला प्रश्न टेस्ट का हो गया। ये रहा आपके पास दूसरा प्रश्न और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। चलिए, प्रश्न हमारे साथ पढ़िए। प्रश्न है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। जो व्यक्ति इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, उसको जीत लेता है, तो उसके लिए एक शब्द है। क्या दूरदर्शी है, दच्चित कहेंगे या कुशाग्र बुद्धि कहेंगे या जितेंद्रिय कहेंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीटीटी का ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। इसका सही आंसर हम लोग सोच लिए सर। राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्रिय। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट का अगला प्रश्न और देखता हूं क्या आंसर आप लोग बताते हैं। हमारे साथ प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है कि पवन का संधि विच्छेद है। पवन का संधि विच्छेद पूछा गया कि प प्लस अवन होगा या प प्लस वन या पो प्लस अन या प प्लस अन होगा। क्या आपको पता है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सही पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर पो प्लस अन होगा। अगर इसका सही आंसर आप ये सोच रहे थे तो आपका सही है। ये लीजिए अगला प्रश्न आपके पास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, संधि का आपके एग्जाम में जो यूपीटीटी का चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, संधि का 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है। क्या प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का क्या संधि विच्छेद होगा? पुनर् प्लस जन्म होगा या पुनः प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म या पुनर् प्लस आजन्म होगा? आप लोग बताएं क्या हो जाएगा। इसका विच्छेद पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी किसी चीज का विच्छेद पूछे तो मैं आपको बता दूं, उस शब्द को 2-3 बार मन में बोला करिए और 2 शब्दों में तोड़ने का प्रयास किया करिए और सोचा करिए कि दोनों शब्द क्या हो, सार्थक हो। जैसे इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना था पुनर्जन्म का, तो बोलेंगे पुनर्जन्म पुनर्जन्म, तो पुनः प्लस क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न यूपीटीटी का। ये भी देखिए संधि विच्छेद से ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? क्या यड़ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है? क्या आपको पता है इत्यादि संधि में इत्यादि में शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? नहीं सर। तो इसमें जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मन में सोच लिए होंगे। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आप कहेंगे सर आप कैसे सोचे हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि कहती है मैं किससे स्टार्ट होंगी? य से, क्योंकि मैं लिखी भी जाती हूँ य से, तो इसकी स्टार्टिंग होती है य से। यानी इसमें क्या आता है? य, र, ल और व आता है। अगर कहीं पे य, र, ल और व कहीं बीच वाले अक्षर पे दिख जाए और उससे पहले आपका आधा अक्षर दिख जाए, क्या दिख जाए? आधा अक्षर दिख जाए, तो वहां पे आपकी होती है यड़ स्वर संधि। यहाँ पे देखिए य से पहले आधा अक्षर है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगी यड़ स्वर संधि। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा अत्यधिक, क्या लिखा? अत्यधिक हमने लिखा, तो यहाँ पे भी देखिए य से पहले आधा अक्षर है कि नहीं है, तो इसमें भी यड़ स्वर संधि हो जाएगी। हमने लिखा प्रत्यक्ष, इसमें भी कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। तो
यड़ स्वर संधि की पहचान होती है, य र ल व से पहले आधा अक्षर आएगा तो यड़ स्वर संधि हो जाएगी। ये लीजिए अगला प्रश्न और देखता हूँ क्या बताते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न पूछा गया यूपीटीटी 2013 का, नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? क्या आपको पता है नाक रगड़ने का क्या अर्थ होगा? यहाँ पे नाक में चोट लगना, इज्जत देना या दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। क्या आप लोग बता सकते हैं कि नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। नाक रगड़ने का अर्थ हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यानी जब गिड़गिड़ाते हैं, नाक जो है रगड़ने का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, एकदम विनती करना नहीं होगा, यहाँ पे दीनता पूर्वक प्रार्थना करना हो जाएगा, विनती करने के सेंस में ही हो जाएगा सही आंसर। ये लीजिए अगला प्रश्न है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता दें, यह यूपीटीटी में ही नहीं, ये विलोम शब्द कई वनडे एग्जामों में जहां पे हिंदी पूछी जाती है इसमें प्रश्न आता रहता है। प्रश्न क्या है भाई? उन्मूलन का विलोम शब्द है, उत्थान है, उत्कर्ष है, रोपड़ है, अवनति है। ठीक है, इसका क्या आपको पता है? उन्मूलन का क्या विलोम शब्द है? हाँ सर, बिल्कुल हम लोगों को आंसर दिख रहा है, उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा। अगर इसका आंसर ये सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन और देखता हूं क्या बताते हैं आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल? बता सकते हैं आप लोग कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? हाँ सर, इसका सही आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। क्या? बीज वपन काल। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे और देखते हैं क्या आंसर बताते हैं। 2013 में पेपर हुआ था। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? क्या आलम जी की है, बोधा जी की, ठाकुर जी की या घनानंद जी की? बताइए आप लोग किसकी पंक्ति है? हाँ सर, बिल्कुल आंसर दिख रहा है, सही आंसर हो जाएगा घनानंद जी की। ठीक है, यह जो पंक्ति है घनानंद जी की है। ये लीजिए आपके पास एक और शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी जो है का पर्यायवाची क्या है? क्या सरस्वती जी की है, लक्ष्मी जी की, गंगा जी की या यमुना जी की? कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये लीजिए यूपीटीटी का अच्छा प्रश्न भाई, देखता हूं इसका आंसर आप बता पाते हैं कि नहीं। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न पूछा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के कौन लेखक माने जाते हैं? आधुनिक आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? क्या बाबू श्याम सुंदर दास या देवेंद्र सत्यार्थी या हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद? क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी। ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। इन्होंने जो पहली आत्मकथा लिखी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में पब्लिश हुई, 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, याद रखिएगा। ठीक है, बेहतरीन, शानदार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, देखता हूं क्या आंसर आप बताते हैं। शानदार प्रश्न मुहावरे का है। क्या प्रश्न भाई है? कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, जब कोई कार्य करने ही जाए उसी आरंभ में ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या आप बता सकते हैं इस मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ पे सिर मारना, सिर पर सेहरा बधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर, हाँ सर, बिल्कुल हम लोग सोच लिए हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ने का इसका अर्थ हो जाएगा। सही आंसर आप बता दिए, बहुत ही बेहतरीन। देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कौन सा ऐसा कवि भाई है जो कवियों का कवि कहा जाता है? आपको आंसर बताना है। धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, रघुवीर सहाय हैं या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? बताएं आप लोग इसका क्या आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब का प्रश्न भाई, शानदार प्रश्न है। हाँ सर, सोच लिए, इसका राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह। जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनको कवियों का कवि कहा जाता है। नहीं पता है तो जरूर तैयार कर लीजिए, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया। ये लीजिए गजब का भाई। यहाँ पे क्या है भाई,
प्रश्न पूछ रहा है कि पूछा गया कि दशरथ सुत, यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? यहाँ पूछा गया दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास जी की, कबीरदास, केशवदास या सूरदास जी की? बता सकते हैं किसकी यह जो है ये पंक्तियां हैं? इसका सही आंसर है कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। ये लीजिए यूपीटीटी 2013 का अगला प्रश्न, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं हिंदी के पेपर में ये प्रश्न लगभग 40 से 50 बार पूछा गया। क्या प्रश्न भाई है? हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? क्या बता सकते हैं? उतंड मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? आप लोग बताएं ये हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? राइट आंसर बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा उतंड मार्तंड। ये जो उतंड मार्तंड है ये हिंदी का पहला पत्र है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बना दीजिएगा इसको। ये लीजिए गजब का प्रश्न भाई है, शानदार प्रश्न आपके पास आता हुआ कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये जो चिंतामणि है किसका निबंध संग्रह है? क्या आपको पता है? प्रश्न है कि क्या ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या श्याम सुंदर दास का? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हाँ सर बिल्कुल हम लोग आंसर देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का है ये जो निबंध संग्रह है, चिंतामणि है। इसी के अगला वाला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा, याद देखिए क्वेश्चन गजब का शानदार है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? की स्थापना किस वर्ष हुई? 1893 में, 1900 में, 1903 में, 1905 में? आप लोग बताएं किस किस ईस्वी में जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना यहाँ पे हुई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1893 में। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, और नहीं पता आंसर तो जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूं यूपीटीटी का जो पेपर है 2011 से लेकर के 2021 तक, लगभग आपने इस पेपर को भी, जितने पेपर हुए हैं सभी को तैयार कर लिया तो अब 30 से 40% आपकी तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि बहुत ही शानदार प्रश्न पूछ रहा है भाई कि प्रेम सागर किसकी रचना है? बता सकते हैं आप लोग हैं कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर यहाँ पे क्या मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल जी की या राम प्रसाद निरंजनी जी की? तो आप लोगों को सही आंसर बताना है। बहुत ही शानदार, ये जो प्रेम सागर है ना सर, हम लोग सोच लिए कौन सा आंसर है, ये सर लल्लू लाल जी की है। किसकी है? लल्लू लाल जी की है, याद कर लीजिए। नहीं पता है तो प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि यूपीटीटी एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप तैयार रहेगा तो आप टिक कर लेंगे, पता चले नहीं पता था तो नहीं टिक कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ये लीजिए देखता हूं क्या आंसर आप बताते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रश्न क्या भाई है कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? जल्दी से बता दें व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो सर हम लोग बता सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यही 3 जो है व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के भेद होते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, किसके आधार पे होता है आपको बताना है। क्या प्रत्यय के आधार पे, संज्ञा के आधार पे, क्रिया या सर्वनाम के आधार पे? बता सकते हैं आप लोग हैं किसके आधार पे होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि संज्ञा के आधार पे, यानी जो लिंग का निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पे होता है, नाउन के आधार पे। गजब का क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। देखता हूं बता पाते हैं कि नहीं आंसर आप लोग। चलिए प्रश्न को देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? क्या 7 होते हैं, 8, 9 या 10? हम लोगों को सर आंसर पता है, राइट आंसर सोच लिए। हाँ सर 8 होते हैं, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे होंगे सर 8 होते हैं। ये लीजिए अगला प्रश्न है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जो घ से घड़ी वाला घ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है बताना है। क्या
मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है। यानी जो घ कहाँ से उच्चरित होता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंठ से। जो क वर्ग है, क वर्ग वो आपका कंठ से आता है। क हो गया, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पे कंठ से इनका उच्चारण होता है, इसी को कंठ कहा जाता है। यहाँ से उच्चारण होगा कंठ से। ठीक है, बढ़िया, शानदार प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न तो देखने के बाद लग रहा है यह प्रश्न यूपी टीटी में तो 3 से 4 बार पूछा गया, बाकी वनडे एग्जाम में हिंदी में लगभग 100 बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। देखिए ये पूछा गया संयुक्त वर्ण अक्षर वाले जो हैं, छह जो वर्ड है किसके योग से बना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्या आप बता सकते हैं जो छतरी वाला छ है किसके वर्ण के योग से बना है? सही आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखते हो कितना सही आंसर आप बता पाते हैं। तो सही आंसर सर बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं इसी वाले से बना है। सही बात है? हाँ सर बिल्कुल सही है। लीजिए तब आपके पास एक और प्रश्न लाते हैं यूपी टीईटी का। यूपी टीईटी 2013 का सभी पेपर को आप सॉल्व करिए मेरे कहने से आप। ठीक है, सबसे अगर बेस्ट तैयारी करनी है तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको क्लास मिलती है हिंदी की, मैथ की, सीडीपी की, और शाम को 9:30 बजे लाइव क्लास होती है। चाहे तो लाइव क्लास से जुड़ करके टेस्ट आप दे सकते हैं। बाकी आपके पास ये रिकॉर्डेड क्लास है। इन सभी पेपर्स को आप जरूर तैयार करिए अगर बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत से लोग हमसे कहेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे तब कैसा क्वेश्चन आएगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 30 प्रश्न आएंगे ना हिंदी के, वो 30 के 30 कठिन नहीं आते हैं। मैं आपको बता दूं 10 प्रश्न आपके एकदम इजी रहेंगे, 10 प्रश्न मॉडरेट लेवल के, 10 प्रश्न आपके कठिन के होते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एग्जाम अगर आपको पास करना है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, चाहे किसी भी एग्जाम की, सबसे पहले उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर का असेसमेंट करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद तैयारी करनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उन पेपर्स को तो उठा करके एक बार देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे हैं। 2013 का पेपर है, मैं भी मान रहा हूं, लेकिन इसमें से लगभग 4 से 5 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीटीटी में चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रश्न रिपीट होते हैं तो रिपीट होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि सर पेपर को नहीं तैयार करेंगे हम 2011 से लेकर के 2013 तक, 2011 से हम कराएंगे आपको 2021 तक पेपर आप करा देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोगों ने इन पेपर्स को भी तैयार कर लिया ना कम से कम 2 से 3 बार, उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आधी यूपीटीटी की तैयारी इसी से हो जाएगी। उनको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्या पूछता है, हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से हमको तैयारी करनी है। सिर्फ आंख बंद करके तैयारी करना कोई मतलब नहीं है सिर्फ। ठीक है, आपको पता होगा अरे यूपीटीटी का ये सिलेबस है, इस तरह से हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है, उससे देखिए कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं सिलेबस पहले आप, एक चीज है आप खुद पेपर को उठा करके देखिए ना, यूपीटीटी जो पेपर देता है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ 2013 का देखिए, 2021 का उठा के देखिए, वो लास्ट बार हुआ था ना, उसके लेवल को आपको देख करके समझ में आएगा कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले के पेपर को देखिए, उन चैप्टर्स पे अपनी पकड़ बनाइए, बहुत बेहतरीन गजब तैयारी आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछा है, कौन सा इसमें से अस्पृश्यता लिखा गया है। ये प्रश्न आज भी पूछता है, ये प्रश्न आज भी पूछता है। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आज एक पेपर आपको करा रहा था लाइव क्लास में, शाम को 9:30 बजे हिंदी का। ये प्रश्न 2017 के पेपर में भी आया है, 2017 के पेपर में भी ये प्रश्न आया है, रिपीट हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो अस्पृश्यता आपका ये वाला सही है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, सही है। यहाँ पे देखिए गजब का शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज भी पूछता है कि कवि का स्त्रीलिंग है, कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आप लोग सोच लें कौन सा सही हो सकता है। राइट आंसर आपको सोचना है मन में, क्या सही आंसर इसका हो जाएगा। कवि का यहाँ पे पूछ रहा है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सही आंसर देखिए ये वाला हो जाएगा, कवयित्री होता है। और हम आपको बता दें ये जो है ना वर्तनी में भी पूछता है, कवयित्री कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है। तो क व य पे छोटी की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा होती है, याद रखिएगा। और यह जो है कवि का स्त्रीलिंग भी होता है। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न, और देखता हूं क्या इसका आंसर आप बताते हैं। शानदार प्रश्न हिंदी का, कि तरणी का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य है, नाम है, युवती है या नदी है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग सोच लिए? हाँ सर सोच लिए। तरडी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूर्य हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ड़ पे छोटी की मात्रा है, जब ड़ पे बड़ी की मात्रा रहेगी तब क्या होगा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। शानदार, शानदार। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न, और देखता हूँ क्या आंसर इसका आप सोच पाते हैं। बहुत ही शानदार है। मीन का पर्यायवाची शब्द है, यानी मीन किसको कहेंगे यहाँ पे? सिक्की को, सापक को, विभावरी को या मत्स्य को कहेंगे? बता सकते हैं आप लोग? है तो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। मीन मतलब होता है मत्स्य। क्या होता है? मत्स्य, मछली को कहा जाता है। ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, सबसे भिन्न बताना इसमें कौन है? आत्मजा, नंदिनी, कन्या। बता सकते हैं? और भार्या। बता दीजिए आप लोग कौन सा सबसे अलग है? आप कहेंगे सर हम लोग को आंसर दिख रहा है, भार्या सर अलग है। बाकी आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। बाकी भार्या किसको कहते हैं सर? भार्या पत्नी को, अर्धांगिनी को, जोरू को कहा जाता है, भार्या कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे अलग है। बाकी आपकी आत्मजा, नंदिनी, कन्या और पुत्री ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पे लीजिए अगला प्रश्न है यूपीटीटी 2013 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, बता सकते हैं आप लोग? हैं अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सर आंसर हम लोगों को दिख रहा है, अद्वितीय हो जाएगा। अनुपम मतलब क्या होता है? अद्भुत कोई चीज है, अनोखा है, अद्वितीय है, तो उसको अनुपम कहा जाता है। ये लीजिए यूपीटीटी 2013 का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है। मैंने आपको 18 से 20 मिनट में लगभग 30 प्रश्नों का टेस्ट करा दिया। ठीक है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? पूरे पेपर का एनालिसिस मैंने आपको कराया हिंदी का। यहाँ पे पूछा कान का कच्चा होने का अर्थ है। बहुत से लोग कान का कच्चा होते हैं, जानते होंगे आप लोग। कम सुनना या सुनी बात पे विश्वास करना, दूसरों की बात मानना या कान का कमजोर होना। बता सकते हैं आप लोग कि कान का कच्चा होने का क्या अर्थ होता है? हाँ सर बिल्कुल हम लोग को पता है। कान का कच्चा होने का मतलब होता है कि सुनी बात पे अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो समझ लियो कान का कच्चा है। ये इसका अर्थ हो जाएगा बी वाला। तो ये मैंने 2013 पेपर का हिंदी का आपको 30 प्रश्नों का टेस्ट बहुत ही फास्ट कराया, और इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए और आप एनालिसिस जरूर करिएगा। अगर कुछ प्रश्नों का आंसर नहीं पता है, उन प्रश्नों का आंसर्स को आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद वाला जो क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2015 पेपर, 2014 पेपर। ठीक है, 2014 में पेपर, हाँ 14 पेपर, 2014 पेपर मैं आपको लेकर के आऊंगा हिंदी का। 2011 का हिंदी का पेपर हमने करा दिया, 2013 का भी ये आज हमने करा दिया। इसके बाद 2014, 15, 16, इसके बाद आगे की इसी तरीके से 2021 तक हम पूरा पेपर आपको करा देंगे। आपको कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अच्छे तरीके से इन पेपर्स को आप तैयार करिए। डेली विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी जब आपको समय मिले। सुबह में, शाम, दोपहर में, रात में आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आप क्लास को ओपन करके आप टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, आप देख लिया करिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तैयारी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो बहुत ही गजब की तैयारी हम आपको करवा देंगे। जो लोग हमारे चैनल से सीटेट के लिए जुड़े थे, बहुत ही अच्छा स्कोर किए बहुत कम समय में। उन लोगों के पास समय बहुत कम था, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, फिर भी वो लोग बता रहे थे सर हमारा इस बार का सीटेट एग्जाम हम लोग क्लियर कर लिए, पास कर लिए। तो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ आप एक सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी एनर्जी आपके अंदर रहेगी, अच्छी सोच रहेगी ना, तो आप दुनिया का हर एक काम, हर एक चीज आप कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो एकदम खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। डेली हमारे इस चैनल पे आप क्लासेस मिलती रहती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैथ के लिए भी क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, आप कहेंगे सर कहाँ पे मिलेगी? तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी क्लास मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप चाहे लाइव वाले सेशन में जुड़ सकते हैं शाम को 9:30 बजे। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप उस लाइव वाले सेशन को जब आपको समय मिले ओपन करके आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में अपने आप खूब तरक्की करिए, आप लोग आगे बढ़ते रहिए।